मैं हूं पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। दानिश ने अगले ही दिन उमर नियाजी को फोन करके अपनी योजना को पूरा करने की इजाजत मांगी। उसने भी दानिश को हरी झंडी दे दी। फिर दानिश उसी दिन ही मजदूरों से अधूरी पटरी को पूरा कराने का काम कराने लगा। पटरी जोड़ने के चौथे दिन ही जम्मू अहमदाबाद तवी सर्योदय एक्सप्रेस, जिसे अगवा करना था, उसके आने की बारी थी। एक तरफ पटरी को जोड़ने का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ दानिश और उसके पुराने दो साथी शेख अहमद और कमरान शरीफ के साथ साथ दानिश का नया जिगरी दोस्त मुनव्वर हुसैन जम्मू से बस के जरिए अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले जम्मू अहमदाबाद तवी सर्वोदय एक्सप्रेस की टिकट ली। फिर वो सभी 1-2 दिन तक अहमदाबाद घूमते रहे। जिस वक्त गाड़ी जम्मू के लिए रवाना होने ही वाली थी, उसी वक्त वो सभी जाकर इंजन के बिल्कुल पास वाले डब्बे में बैठ गए, जो कि लोकल होता है। अहमदाबाद से निकलने के 1.5-2 दिन के बाद जब ये रेलगाड़ी कश्मीर के कठुआ स्टेशन पहुंच चुकी थी तो दानिश और मुनव्वर ने वहां स्टेशन पर विनोद साहब को सादे कपड़े में देखा। उन्हें देखकर उन दोनों को यह अंदाजा हो गया कि इस रेल गाड़ी में भारत के फौजी भी भारी तादाद में शामिल हो गए हैं। फिर कुछ पलों बाद जब रेलगाड़ी उस स्टेशन से रवाना होने वाली थी कि उसी वक्त विनोद साहब आकर जिस डिब्बे में दानिश और उसके साथी बैठे थे, दानिश के सामने वाली सीट पर बैठ गए। दानिश और मुनव्वर विनोद साहब से अनजान बनने का नाटक करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा फासला तय करने के बाद दानिश ने शेख अहमद शेख और कमरान शरीफ को इशारा किया और वो दोनों चलती गाड़ी में ही इंजन की तरफ गए और इंजन में पहुंचकर उन्होंने रेलगाड़ी के ड्राइवर से बंदूक की नोक पर गाड़ी को कहीं पर भी रोकने से मना कर दिया ताकि रेलगाड़ी वो सीधे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बनाए गए उस ठिकाने पर ले जा सके। वहां से 1.5 घंटे के सफर के बाद रेलगाड़ी सीधे जाकर उनके खास तौर पर बनाए गए प्लेटफॉर्म पर रुक गई। गाड़ी के वहां रुकते ही वहां मौजूद आतंकवादी और उनके सारे साथियों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। वहां प्लेटफॉर्म पर ये बंद रेलगाड़ी को घेरने में लगे हुए थे और वहां भारत की फौज जम्मू में उन आतंकवादियों के सारे पुराने ठिकानों में मौजूद आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और उस प्लेटफॉर्म को भी चारों तरफ से चुपके से घेर लिया गया था। बड़ा सा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से पत्थरों से बना था, वो पूरा कवर था। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पहुंचने के बाद कुछ ही लम्हों में उन सबका कमांडर यानी मोहम्मद सिद्दीक कहीं से तेज रफ्तार जीप में सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर आया। वो खामोशी से जीप से उतरकर वहीं प्लेटफॉर्म के अंदर बने एक छोटे से कमरे में गया। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद से उठकर आया है। उसके बाद दानिश और उसके दूसरे साथी भी कमांडर के पीछे उसी छोटे से कमरे में घुस गए। उसने दानिश को देखते ही सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया और गले लगाया। बोला, खुशामदीद खुशामदीद बच्चे, तुमने जो आज हमारा बरसों का सपना सच करके दिखाया है, तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मगर दानिश वहां बगैर कुछ कहे खामोशी से खड़ा रहा। कमांडर ने बारी बारी दूसरे सभी लोगों को गले लगाए और बधाई दी। सभी के माथे भी चूमे और जोर जोर से नारे लगाए, कश्मीर जिंदाबाद, अब कश्मीर को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। कमांडर के जोर जोर से नारे लगाते देखकर बाहर खड़े दूसरे आतंकवादियों ने भी जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दिए, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। उधर दूसरी तरफ रेलगाड़ी में मौजूद औरत और बच्चों के बीच चीख पुकार मचना शुरू हो गई थी। उसके बाद कमांडर अपने उस कमरे से बाहर निकलकर वापस अपनी जीप के पास आया
उसने अपनी जीप के अंदर पड़े हुए वायरलेस सैटेलाइट फोन को निकाला और किसी को फोन करके ये खुशखबरी उसको सुनाई। उसकी बात करने से सभी को साफ साफ अंदाजा लग रहा था कि उसने ये खबर उमर नियाजी को दी थी। दानिश और उसके साथी भी कमांडर के पास गए। तभी उसने दानिश से बोला, नियाजी साहब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और वो जल्दी ही अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ आ रहे हैं। यह कहकर वो खामोश हो गया और वापस दानिश के पास आया। एक बार और दानिश का माथा चूम कर बोला, बच्चे, तूने आज हमारा कितना बड़ा सपना सच करके दिखाया है, इसके बारे में तुमको कोई अंदाजा नहीं होगा। नियाजी साहब तुमसे बहुत खुश हैं और तुम सबके काम से खुश होकर तुम लोगों को तोहफे भी देंगे। और पता है, तुम लोगों से मिलने खुद पाकिस्तानी फौज के जनरल भी आ रहे हैं। कमांडर ने जैसे ही दानिश से बात कही वैसे ही दानिश ने अपने पास मौजूद बंदूक को उसके सर पर रखा और उसे बाहर चलने को कहा। कोई कुछ समझ पाता इतने में उसके पास खड़े एक दूसरे आतंकवादी ने अपने हाथों में मौजूद बंदूक को दानिश की तरफ तान कर गोली चलाने ही वाला था कि थोड़ी ही फासले पर खड़े मुनव्वर ने अपनी बंदूक से आतंकवादी को गोली मार दी। उनका यह बदला रवैया देखकर कमांडर पूरी तरह से घबरा गया था और चंद लम्हों तक वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अपने हैरत के चलते उसने दानिश से पूछा, दानिश, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम तो हमारे जवाब साथी हो और तुम ही हमारे साथ दगा कर रहे हो। दानिश ने कहा, ज्यादा बोलो मत, तुमसे जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो, नहीं तो इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने के पार कर दूंगा। कमांडर बोला, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, होश में आओ, अब भी वक्त है वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दानिश ने गुस्से से उसके मुंह पर मुक्का मारा और कहा, और कितना बुरा होगा, और कितना बुरा होगा अंजाम? तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हमारे हंसते खेलते खुशहाल परिवार को तुम लोगों ने एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म कर दिया। कमांडर बोला, तुम बेवकूफ हो, जानते ही नहीं हो कि तुम लोग किससे दुश्मनी ले रहे हो। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसके बाद मुनव्वर बोला, हमारा जितना बुरा होना था हो चुका, अब बुरा होने की बारी तुम लोगों की है। तू तो ज्यादा बोल मत वरना मेरी गोली तेरे सीने में पहुंच जाएगी।